कविता की यानी कवियों की। मैं तो एरोप्लेन से आ रहा था और अपनी कविताएं लिख रहा हूं। बहुत देर से अंकल टुकुर टुकुर देख रहे। फिर उनसे रहा नहीं गया। बोले बेटा तू क्या करता है? मैंने कहा अंकल मैं कवि हूं। और मैंने कहा अंकल आप क्या करते हैं? बोले बेटा मैं बहरा हूं। सुनता ही नहीं। एक कवि सम्मेलन का मैं संचालन कर रहा था। एक कवि को मैंने स्टेज पे बुलाया। सबसे पहले कवि ने 2 लाइन सुनाया। पहली लाइन स्टार्ट किया, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, वो डब्बे पे डब्बा। एक अंकल खड़े हो गए। वाह वाह बेटा वाह वाह। फिर से सुना। उसने उसी लाइन को 10-15 बार सुनाया। डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, वो डब्बे पे डब्बा। अंकल ने 500 का नोट दिए। बेटा और सुना। मैं उतर के अंकल के पास गया। मैंने कहा अंकल कविता बहुत अच्छी लग रही है। बोले बेटा कविता को मार गोली, बैलेंस तो देख। बोले इतने डब्बे जमाया एक भी नहीं गिर रहे, तू जमा सकता है? मैंने कहा नहीं जमा सकता। तो बोले तू जगह पे जम जा। मैंने दूसरा कवि भेजा। दूसरे कवि ने पर्ची लाना ही भूल गया जिसमें कविता लिखा था। वो पहली लाइन में अटक गया। बोले मेरे घर के पीछे एक गली थी, उसके पीछे दूसरी गली थी। मेरे घर के पीछे एक गली थी, उसके पीछे दूसरी गली थी, उसके पीछे तीसरी गली थी, उसके पीछे चौथी गली थी, चौथी के पीछे पांचवी, पांचवी के बाद छठवीं, छठवीं के बाद सातवीं, फिर उसके पीछे 8वीं गली थी। उसको चिट्ठी नहीं मिल रही, गलियां बढ़ती जा रही। जब उसने 53 गलियां बता दिया तो मैंने कहा प्यारे आगे तो बोल। बोले कहां से बोलूं, अभी 360 गलियां और बाकी है। एक दिन चौपाटी घूमने चला गया तो वहां आपको मालूम है घोड़े घूमते, आजकल गधे भी घूमने लगे। एक गधे वाला गधा लेके खड़ा और तमाशा दिखा रहा है। बोले 100 रुपए दो और 5000 जीतो। मैंने कहा 5000 कैसे जीतते हैं 100 रुपए में? बोले मेरा गधा खड़ा है, इसकी गर्दन नई में हिलाओ, इसकी मुंडी। बोले आपको मैं 5000 दूंगा। सारे लोग 100 रुपए दे रहे हैं, सारी कोशिश कर रहे हैं, उसकी मुंडी हिला रहे हैं पकड़ के भी, तो भी नहीं हिलाया। अब वो गधा तो गधा है, सीधा खड़ा। मैंने 100 का नोट दिया। मैंने कहा मैं करूं कोशिश? बोले करके देख ले। मैं गया, उसके कान में एक डायलॉग बोला, वो बहुत जोर से मुंडी हिलाया। मैंने कहा निकाल 5000। उसने मुझे 5000 दिया, वो पीछे ले गया। बोले यार ये बताओ भाईजान आपने बोले क्या? मैंने कहा बोलना क्या था, बस गधे के कान में बोला कवि हूं, सुनाऊं क्या? वो बोला नहीं, लोग इतने डरते। मगर फिर बाद में हम मडाईलैंड गए एक दिन शूटिंग देखने। वो गधे वाला वहां भी लूट रहा था सबको, लेकिन इस बार उसने सीक्वेंस बदल दी। तो बोला पहले मेरे गधे को जो हाँ में सर हिलाए और बाद में ना में, तो 5000 इनाम, सबसे 100-100 रुपए जीत रहा है। मैं गया, मैंने कहा ये 100 का ले। उसने पहचाना नहीं, ये वही वाले भाईजान है। मैं गया, गधे के सर कान में मैंने ऐसा बोला तो गधा तो पहले ऐसा किया, फिर दूसरा डायलॉग बोला तो गधे ने यूं कर दिया। मैंने कहा निकाल। उसने फिर 5000 दिया, पीछे ले गया। बोले इस बार आपने क्या बोले? मैंने कहा कुछ नहीं, पहली लाइन बोला पहचाना क्या? वो बोला हाँ। मैंने कहा फिर सुनाऊं क्या? ऐसा लगना चाहिए कि मैं जीवित लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं। मैं तो पिछले दिनों कब्रिस्तान में पढ़ा, इससे ज्यादा ताली वहां बजी। मुर्दे कब्रों से निकल के ताली बजा रहे। उर्दू का एक बहुत प्यारा शब्द है तंजो मिजाह, हिंदी में कहते हैं हास्य और व्यंग, जिसे अंग्रेजी वाले कहते हैं लाफ एंड सटायर। हास्य वो होता है जिसमें फौरन हंसी आती है। अपन ने बटन दबाए, ये बल्ब जलता है, बटन दबाए बल्ब जलता है, ये हास्य है, फौरन समझ में आ जाता है। व्यंग थोड़ा बारीक होता है, जैसे बटन दबाए टिम 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 करके धीरे धीरे ट्यूबलाइट उठता, कभी कभी तो दूसरे दिन भी उठ सकता। ये हास्य और व्यंग में ये फर्क है। दोनों का मैं एक उदाहरण समझाता हूं।
बच्चे ने माँ से बोला, माँ बहुत गुस्से में थी। बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी मैं कार्टून देखूंगा। माँ गुस्से में थी, बोले अंदर तेरा बाप बैठा, उसको देख ले। जिंदगी में इससे बड़ा कार्टून नहीं देखी। बच्चा भी बोला रोज एक ही एक देख के बोर हो गया। ये है हास्य, व्यंग के लिए थोड़ी सी ताकत लगती है। मुझे याद है एक फादर चर्च से निकल रहे थे, मीडिया वाले पहुंच गए। एक ने सवाल किया, फादर व्हाट इज योर हॉबी? फादर बोले नन। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं आपके अभी समझ में आए, और अगर समझ गए तो फिर बजा दो। एक टीचर ने स्टूडेंट से किया सवाल, एक बात तो बताओ श्रीनिवास, जब राम जी गए थे बनवास। एक बात तो बताओ श्रीनिवास, जब राम जी गए थे बनवास, लक्ष्मण जी पीछे पीछे गए क्योंकि पुरुष थे, सीता जी नारी होके क्यों चली गई? लड़का बोला, गुरुजी जब घर में हो तीन तीन सास, उससे तो अच्छा है बनवास। बड़ी हिम्मत का काम है बीमा एजेंट का। एक दिन तो मेरे घर में मेरी पत्नी बैठी, मेरे सामने पॉलिसी समझा रहा, कह रहा बहन जी खुदा ना खास्ता आपकी बेटी धोखे से ऊपर निकल जाए तो आपको 50,000 मिलेंगे, और ईश्वर ना करे धोखे से आपका बेटा भी ऊपर चला जाए तो 1,00,000 मिलेंगे। फिर बोला ईश्वर ना करे आपके ये पति ऊपर चले गए तो 2,00,000 मिलेंगे। पत्नी गुस्से में आ गई, बोले ये पूरे घर को निपटारा, हाँ अब मैं इसको ही निपटाती हूँ। मेरी पत्नी बोली, सुन रे अब तू ऐसी पॉलिसी बता कि तू मरे और हमको 5,00,000 मिले। तो ये बीमा एजेंट बड़ा गजब ढाते हैं ये लोग। एक बीमा एजेंट से मैंने कहा, प्यारे पॉलिसी के पैसे तो दिलवाओ। वो बोला, भाईजान पहले मर के तो दिखाओ। अजब है ये पॉलिसी भी, जीवन भर पेट काट कर किस्तें भरना पड़ता है, और अपना ही पैसा वापस चाहिए तो फिर हमको मरना पड़ता है। ये इंश्योरेंस वाले भी गजब ढाते हैं, ये बीमा वाले भी गजब ढाते हैं। पत्नी को बैठकर पति के मरने के फायदे समझाते हैं। बहन जी कंपनी नोटों से करेगी आपकी सेवा, बस जीते जी आप बन जाओ बेवा। मगर इन सूदखोरों को क्या पता, इस देश की नारी का जो शोहर है वही सबसे बड़ा उसका जेवर है, दोस्तों शायरी एक फन है। जो शायरी करते हैं जानते हैं, उनको मालूम है इस शायरी में सबसे अच्छी चीज होती है गजल प्यार मोहब्बत की बातें। लड़की लिखती है गजल, लड़का लिखता है हजल, जो हास्य की बातें, और मैं लिखता हूँ गजाला। गजल को बना देता हूँ गजाला। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे बड़े प्यार से खुद का लिखा हुआ शेर सुनाई। गजल का शेर, ऐसे घिरी हूं मैं तेरी रानाइयों के बीच, तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच। भाई गजल का बहुत अच्छा शेर, मगर मैंने उसको गजाला बना दिया, मतलब 2 मिनट में उस गजल को गजाला कर दिया। अब देखो गजाला कैसा बनता है। ऐसे घिरा हूं मैं तेरे भाइयों के बीच, बकरा बली का जैसे हो कसाईयों के बीच। तो मेरे घर में उस दिन शायराना मजलिस लग गई, पूरी महफिली शायराना। धोबी आया, वो तो कपड़े नहीं मांगा, बोले अभी नीचे एक ने मेरे को दोहा सुनाया। मैंने कहा कौन सा दोहा सुनाया? तो वो नीचे से सुन के आया, मुझे सुनाया। ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए,
ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। अरे धोबी के पीछे सब्जी वाला आ गया। भाईजान बोले ये क्या सुनाएगा दोहा, उससे अच्छा तो दोहा मैं सुनाता हूँ। उसी दोहे को उनने अपनी स्टाइल में सुना दिया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और सुनने वाला 7 दिनों तक सिसक सिसक कर रोए। ये तो सब हो गए। काम वाली बाई आ गई। बोले आपकी किताब में जो ऊपर शेर लिखा है वो बड़ा गजब का शेर है। मैंने कहा कौन सा शेर है? तो उसमें शेर लिखा हुआ है ऊपर, हंसे थे हम तो फकत अपना गम भुलाने को, हंसे थे हम तो फकत अपना गम भुलाने को, वो जमाना प्यार समझ बैठा मुस्कुराने को। तो वो काम वाली बाई बोली इस शेर को भैया के अंदाज में बोलो। मैंने कहा भैया के? हाँ। बोले गजाला वाला। तो मैंने कहा तू ही बोल दे। तो बोले भैया के स्टाइल में मैं ही बताती हूँ कैसा कर। उसने भी गजाला कर दी। वो कहती है मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। अरे यार मैंने कहा गजब कहोगे, यहाँ तो मुशायरा ही हो गया, सारे शायर यहीं जमा हो गए। मैं ही भागा। मैंने कहा अपन नीचे चलो। लिफ्ट में ऑटो वाला मिल गया। बोले भाईजान मैं इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, बॉलीवुड का हीरो बनना चाहता हूँ। अच्छा दिखने में वो रजनीकांत का बाप दिख ही नहीं रहा था अंदर अंधेरे में। मैंने कहा तू तो साउथ में चले जा। बोले नहीं मैं तो यहीं का हीरो बनूंगा, बताओ क्या करूं। मैंने फिर उसको 4 लाइन का मशवरा दिया, अगर तू बॉलीवुड में जाना चाहता है तो क्या कर। अब वो 4 लाइन प्यार से सुने आप। फूल खिलकर भी उदास है, फूल खिलकर भी उदास है, समुंदर को पानी की प्यास है, फूल खिलकर भी उदास है, समुंदर को पानी की प्यास है, तू जाके राम गोपाल वर्मा से मिल, क्योंकि उसे नए भूत की तलाश है। आज हम बात करेंगे बच्चों की। एक जगह मेला लगा था, पॉपकॉर्न की मशीन लगी थी, उसके सामने पॉपकॉर्न उचट रहे, बच्चे भी साथ में उचट रहे। गरम तवे पे पॉपकॉर्न ऐसे ऐसे फूटते हैं, आप सबको मालूम है लाई फूटती है। मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों उचटता है? बच्चा बोला अंकल आप बैठ के देख लो। बोले 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा भागा 2 बार वहां नहीं आया। बच्चे मुझे बहुत निपटाते हैं। आप सबको मालूम है मैं पढ़ाता था। जब मैं पढ़ाता था तो एक दिन मैं पढ़ाते पढ़ाते देखा एक बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा है और हंस रहा है, देख रहा है फिर हंस रहा है। मैंने कहा खड़े हो जा, ये बार बार खिड़की से बाहर देख के क्यों हंसता है? बोले गुरुजी आप भी आके देखो, मुर्गी ने अंडा दे दी। अरे मैंने कहा इसमें हंसने की क्या बात है? बोले आप दे के दिखाओ। मुझे वहीं निपटाया। 2 बच्चे लेट आए, 1 घंटा लेट आए। मैं आई कम इन सर। मैंने कहा अब जाके आ रहे हो? 1 घंटा कहाँ थे? एक बच्चा बोला सर मेरा 5 का सिक्का गिर गया था, मैं उसको ढूंढ रहा था। मैंने कहा चलिए तेरी समस्या है। दूसरे से बोला तू क्यों लेट हुआ? बोले इसका सिक्का मेरे पाँव के नीचे दबा था। कल मेरे बच्चे ने मुझे निपटाया, कुछ खा रहा था। मैंने कहा ये 1 घंटे से तू क्या चबा रहा है? बोले पापा अकल की दवाई खा रहा हूँ। मैंने कहा अकल की दवाई? बोले हाँ आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। बोले 100 का नोट लाइए। मैंने 100 का नोट दिया, उसने मुझे पीपरमेंट जैसे कोई गोली दी। मैंने उसको चबाया। मैंने कहा यार ये तो च्युइंगम है। लड़का बोला देखो पापा अकल आ गई ना। ऐसे निपटाऊ बच्चे। पड़ोस का बच्चा दौड़ के आया, उसकी मम्मी से पूछ रहा मम्मी मम्मी परी उड़ती है? बोले हाँ बेटा। फिर अपनी नौकरानी क्यों नहीं उड़ती? बोले बेटा वो परी नहीं है, मगर बोले पापा तो कल उसको परी कह रहे थे।
तो बोले बेटा कल से उड़ जाएगी। मेरी कॉलोनी में जब मैं नीचे उतरा अपने फ्लैट में तो सोसाइटी के 5 बच्चों ने मुझे घेर लिए। बोले अंकल आप सबको निपटाते हो, आज हम आपको निपटाएंगे। मैंने कहा क्या मतलब? नहीं, बोले हमारे सवाल का जवाब दो। एक बच्चे ने पूछा, बोले वो कॉमेडी सर्कस में मोटी मोटी आती, मैंने कहा भारती सिंह। हाँ, वो जाए और पलट के आपके पास आ जाए। मैंने कहा क्यों आए? इतना खतरनाक आइटम मेरे पास क्यों आए? नहीं, बोले मान लो वो जाए और वापस आ जाए, इसे क्या कहेंगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता। एक बच्चा बोला इसे कहेंगे गोलमाल रिटर्न। दूसरा बच्चा बोला अंकल एक बात बताओ, हाथी के पैर को क्या कहते हैं? मैंने कहा लेग कहते हैं, अपना भी लेग उसका भी लेग। बोले नहीं अंकल, हाथी के पैर को कहते हैं गजनी। मैंने कहा गजनी कैसे? गज आने हाथी, नी आने घुटना। ये से बच्चे पकाऊ। तीसरे बच्चे ने फिर मुझसे सवाल किया, पुष्पा के क्या मायने होते? मैंने कहा बेटा पुष्प यानी होता है फूल, और किसी लड़की का नाम रखा जाता है पुष्पा। बोले नहीं अंकल, पुष्पा का मतलब है अमिताभ बच्चन को धक्का मारो। मैंने कहा ये किस टाइप का नाम है? बोले हाँ, पुष यानी धक्का, पा यानी अमिताभ बच्चन। पा 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 पा। गजब के बच्चे आ गए हैं। एक लड़का लड़की को छेड़ रहा था मेरे स्टाइल से। गजब तेरे नखरे, गजब तेरी लीला, गजब तेरे नखरे, गजब तेरी लीला, मैं तेरा 30 मार खां तू मेरी शीला। और चलिए हम 4 लाइन से अपनी बात खत्म करते हैं। मुफलिसी के शिकार सोते हैं, एक कंबल में 4 सोते हैं। देश की आबादी कितनी बढ़ रही है, अब आपको ये नजारा दिखाता हूं। मुफलिसी के शिकार सोते हैं, एक कंबल में 4 सोते हैं, और खींच ले जाए ना 5वां, सबके सब होशियार सोते हैं। आप सबका स्वागत करता हूं और बात शुरू करता हूं आजकल भिखारियों की। दौर बदल गया है, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया है, तो भिखारी भी अपने साथ ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखने लगे हैं कि तबीयत घबरा जाती है। मुझे दिल्ली में इंडिया गेट के सामने एक भिखारी दिखा। मैंने कहा यार इतनी बड़ी जगह में भी भीख मांग रहा। वो आवाज लगा रहा था, हेलो माई ब्रदर, हेलो माई ब्रदर, माई डियर, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड हियर। बताओ, वो क्रेडिट कार्ड पे भी पैसे ले लेते। अब तो बहाना भी नहीं कर सकते कि चिल्लर नहीं है। दूसरा वाला आया, मैंने कहा यार भाई चिल्लर नहीं है। बोले बाबूजी चिल्लर आ जाए तो एक मिस कॉल दे देना, ये मेरा विजिटिंग कार्ड। बताओ, भिखारियों के कार्ड हो गए। मैंने उसका विजिटिंग कार्ड पढ़ा, उसमें लिखा था भिखारी दास MA LLB। भीख मांगने का समय, भीख मांगने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। और नीचे रेड पट्टी लाल लाइन में लिखा था संडे क्लोज, रविवार की छुट्टी। इन लोग भी रविवार की छुट्टी करने लगे। मैंने देखा एक फुटपाथ पे एक नौजवान लड़का भीख मांग रहा। मैंने कार रोकी, मैंने कहा यार तू शर्म कर, काम कर काम, मेरे साथ चल, मैं 200 रुपए रोज दूंगा। भिखारी बोला कटोरा लेके तू बैठ, 400 मैं दूंगा। और मैंने कहा इनके मुंह नहीं लग सकते, ये कहीं भी निपटा सकते हैं। मुझे तो याद है एक भिखारी सेठ जी की दुकान के सामने पहुंचा। बोला सेठ जी 1 रुपया देना। सेठ जी ने डांट दिया, बोले चलो टमाटर खाओ। भिखारी बोला खाने को दाना नहीं, आप टमाटर कहते हो, इतने महंगे टमाटर मैं कहां से लाऊंगा? सेठ जी बोले चलो टमाटर खाओ। बोले मैं टमाटर नहीं खरीद सकता। मैनेजर ने आके समझाया, बेटा सेठ तोतले हैं, सेठ जी कह रहे हैं कमाकर खाओ। एक भिखारी तो मेरे से टकराया, बोला बाबूजी 1 रुपया देना। मैंने कहा क्या करेगा? बोले खाना खाऊंगा। मैंने कहा 1 नहीं, मैं तेरे को 2 रुपए दूंगा, मगर पहले बता मेरे बाप 1 रुपए में खाना कहाँ मिलता है? वो भागा तो दूसरा आया, बोले मुझे 2 रुपए दो। मैंने कहा वो तो 1 मांग रहा था, तू 2 क्यों मांग रहा है?
बोले 1 रुपया मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। मैंने कहा गर्लफ्रेंड? साले भिखारी होके गर्लफ्रेंड रखते हो? बोले नहीं बाबूजी, गर्लफ्रेंड की वजह से ही भिखारी बन गया। मुझे याद है एक भिखारी मंदिर के सामने बैठा, शनिवार का दिन था। हाँ, उसने भगवान के नाम पे मांगना शुरू किया, भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। किसी ने नोटिस नहीं लिया। वो शुक्रवार को मस्जिद के सामने बैठा, बोले सारे मुस्लिम नमाज पढ़ने आते हैं, यहाँ पैसा मिलेगा। उसने अल्लाह के नाम पर मांगा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। किसी ने नोटिस नहीं लिया। वो रविवार के दिन, संडे के दिन चर्च के सामने पहुंचा, प्रभु यीशु के नाम से मांगा, प्रभु यीशु के नाम पर दे दो, माता मरियम के नाम पर दे दो। किसी ने नोटिस नहीं लिया। बेचारा थका हारा एक शराब भट्टी यानी बियर बार के सामने आके सो गया। अब उसका कटोरा रखा था, वो सो गया। जो भी टुन होके आता बस उसी में चिल्लर डाल दो। बोले साहब आपके पैसे वापस ले जाओ। बोले इसी में डाल दो, क्योंकि पीने के बाद आदमी सबसे बड़ा लखपति बन जाता है। भिखारी के 4 घंटे बाद आंख खुली। भिखारी ने जो देखा कटोरा फुल। उसने ऊपर देखा, वो बड़े प्यार से बोला, वाहरे ऊपर वाले, रहता कहाँ है वो पते कहाँ कहाँ के देता। गजब का दौर है। लेकिन मैं आखिरी कविता आपको इस दौर की सुनाता हूं। अक्षय कुमार को एक कंपनी ने ऑफर दिया, अक्षय जी आप आइए स्टूडियो में, बनियान पहनिए और सिर्फ ये बोलिए ये बाहर की बात, क्योंकि अंदर की बात तो सन्नी देओल बोल चुके। हाँ, आपको कहना है बाहर की बात। कितना पैसा लेंगे? अक्षय ने 10 करोड़ मांगे। वो बोले हम 10 करोड़ नहीं देंगे, 5 देंगे। बोले नहीं हम तो 10 ही लेंगे, 6 देंगे, 7 देंगे, 8 देंगे। 8 के बाद उनने हाथ उठा दिए, अब हम नहीं दे सकते, सौदा कैंसिल। मैंने समाचार पढ़ा तो मैंने कंपनी को लेटर लिखा। अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया। अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया। मुझको बड़ा गुस्सा आया। मैंने कंपनी को लेटर लिखा, क्या आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा? मैंने कंपनी को लेटर लिखा, क्या आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा? अरे रात दिन आपकी कंपनी को चूमूंगा, रात दिन आपकी कंपनी को चूमूंगा। केवल 2 करोड़ दे दो, जिंदगी भर बनियान में ही घूमूंगा। दोस्तों, मैंने बचपन में एक बहुत प्यारा शेर सुना था। शेर कुछ इस तरह है, हम सूखे हुए पेड़ भला आपको क्या देंगे, हम सूखे हुए पेड़ भला आपको क्या देंगे, मगर बुजुर्गों से मिलते रहो दुआ देंगे, मगर बुजुर्गों से मिलते रहो दुआ देंगे। बुजुर्गों का काम ही है दुआ देना, आशीर्वाद देना, मगर कोई कोई बुजुर्ग तो निपटाने के चक्कर में रहते। समझ में नहीं आता इनको बुढ़ापा आया क्यों, और आया कि नहीं आया वो महसूस भी नहीं करते। मुझे तो याद है एक बुजुर्ग आदमी रेलवे रिजर्वेशन की खिड़की पे पहुंचे। वो बोले भैया सन 2025 का रिजर्वेशन दे दो। मैंने कहा सन 2025 का? मैंने कहा दादा क्या उम्र हो गई? अरे बेटा मेरी उम्र 90 साल। मैंने कहा 90 साल की उम्र हो गई और 2025 का रिजर्वेशन चाहिए। मैंने कहा कहाँ जाना है? बोले बेटा गया जाना है। और आप सब जानते गया बड़ी पवित्र जगह है, क्यों जाते हैं कब जाते हैं आप जानते हैं। मैंने कहा दादा वो तो ठीक है आपको गया जाना है, मगर 2025 तक टिके रहोगे? बोले बेटा टिके रहे तो ठीक, नहीं तो गया तो जाना ही है। ऐसे ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं। मेरी सोसाइटी में एक बुजुर्ग हैं 90 साल के। एक दिन वो लूना चलाना सीख रहे, उनको खुद 4 आदमी पकड़े, और लूना को 3 आदमी ने पकड़े।
7 आदमी मिलके उनको लूना चलाना सिखा रहे। मैंने कहा दादा फाइनल ईयर में ABCD सीख रहे हो? बोले बेटा सीख लेन दे, अगले जन्म में काम आएगा। अगले जन्म की तैयारी अभी से कर रहे। ऐसे एक छोटे से कद के हैं बेचारे, जिन्हें हम सब कहते हैं गांधीवादी सारे, उन्हीं का तो नाम है अन्ना हजारे। एक दिन अन्ना हजारे हमको मिल गए। मैंने कहा अन्ना जी कोई अच्छी सी नसीहत, कोई अच्छी सी शिक्षा हमको दीजिए। अन्ना जी बोले बेटा 3 नाम गिनाता हूं, इन तीनों से हमेशा बच के रहना। पहला कुत्ता, दूसरा जूता और तीसरा भ्रष्ट नेता। क्योंकि ये तीनों मिलकर पहले तो चाटते हैं, ये तीनों मिलकर पहले तो चाटते हैं, फिर धीरे से काटते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा भाईजान मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कमल का फूल दिया, बदले में उसने चांटा दी। मैंने कहा ठीक की, तूने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया, उसने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दी। मैंने कहा बेटा वो तो खैर मना, वो बहुजन समाजवादी पार्टी की नहीं थी, नहीं तो तुझे हाथी कुचलता। कल ही मैं फ्लाइट से आ रहा था, एक बहन जी मिल गई और उनके 3 बच्चे बाजू में बैठे। बोले एहसान जी इनको आशीर्वाद दीजिए, ये बड़े होके कलाकार बनना चाहते हैं। मैंने कहा इनका परिचय दीजिए। बोले ये मेरा बड़ा बेटा, इसका नाम है दिनेश, इसकी उम्र 15 साल। मैंने कहा बहुत अच्छा। बोले ये दूसरा है रमेश, इसकी उम्र 10 साल, और तीसरा राजेश, इसकी उम्र 5 साल। मैंने कहा बहन जी आपके बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे, मगर एक बात समझ में नहीं आई, एक 15 का, दूसरा 10 का, तीसरा 5 का, ये 5-5 साल का गैप कैसे मेंटेन किया? वो बोली भाई साहब इनके पिताजी MLA यानी विधायक हैं, एक बार जीत के जाते हैं, 5 साल के बाद ही वापस आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी नाग पंचमी आई, सपेरों ने बीन बजाई। साल की तरह इस साल भी नाग पंचमी आई, सपेरों ने बीन बजाई, सांप निकले बिलों से और नेता अपने अपने घरों से। तो एक भ्रष्ट नेता ने जैसे ही एक सांप को दूध पिलाया, पड़ोसी लाला जी का लड़का दौड़ कर आया, बोले अंकल अंकल बाहर निकल कर देखो कितना मजा आ रहा है, एक नाग दूसरे नाग को दूध पिला रहा है। दोस्तों दौर बदलता है, जमाना बदलता है, तो लोग भी बदलते हैं। बहुत फास्ट दौर आ गया है, इतनी तेजी से लोग भाग रहे हैं कि अपने लिए कुछ वक्त ही नहीं बचा। मेरे बाजू से एक साइकिल वाला जा रहा है, साइकिल है मगर पैदल चल रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है साइकिल लेके। मैं भी दौड़ा और उसको बोला पागल आदमी, साइकिल है फिर भी पैदल भाग रहा है। बोले भाईजान जल्दी में हूँ, टाइम ही नहीं है बैठने का। गजब के लोग। दूसरा फिर निकला एक साइकिल में, मैं मोटरसाइकिल में था, आगे आगे चला, ऐसा हाथ दिया, मैं ब्रेक मारा, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा ऐसा किया, सीधा निकल गया। मैंने तेजी से पकड़ा, मैंने कहा यार तूने राइट हैंड दिया और टर्न नहीं हुआ। बोले भाईजान पहले इरादा था फिर कैंसिल कर दिया। एक दौर था जब हम क्रिकेट देखा करते थे, विश्व कप होता था, 5 दिन के टेस्ट होते थे, अब वनडे हो गया, 5 दिन घटा के 1 दिन कर दिए, और ओवर सिर्फ 50-50, उसको भी कट करके 20-20 हो गया। और अगर इसी तरह घटते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि केवल 1 ओवर होगा, एक तुम फेंको एक तुम फेंको, मैच खत्म। और फिर एक जमाना ऐसा भी आ सकता है कि केवल 1 बॉल फेंकी जाएगी
और बाद में तो इतने फास्ट हो जाएंगे कि दोनों टीम खड़ी केवल टास होगा, हेड या टेल, ट्रॉफी ली जाओ। लेकिन आप सबने विश्व कप का बहुत मजा लिए, मैंने भी मजा लिया और 2 लाइन लिखा। मैंने प्यार की बॉलिंग से उनके दिल का विकेट गिरा दिया। मैंने प्यार की बॉलिंग से उनके दिल का विकेट गिरा दिया, मगर उनका बाप जालिम एम्पायर था, नो बॉल बता दिया। मेरा एक दोस्त बहुत बड़ा फैन क्रिकेट का, मैंने उससे पूछा, यार तू गुजराती आदमी है, आईपीएल चल रहा है, हर स्टेट की टीम खेल रही, तो गुजरात की टीम क्यों नहीं खेलती? वो बोला, भाईजान सब क्रिकेट खेलेंगे तो सट्टा कौन खेलेगा? सूट में दोस्तों सबसे अच्छी चीज लगती है टाई, जो मैंने आज नहीं लगाई। आप सब जानते हैं टाई इंग्लैंड से आई। 200 साल पहले इंग्लैंड ने हमको टाई दिया, मगर हम भी बड़े खुददार आदमी, हम लोगों ने भी कैप्टन धोनी की कप्तानी में मिलकर उनकी टाई उन्हीं को लौटा दिए और वो बिना कुछ लिए इस देश से खाली चले गए। कोई जरूरी नहीं मेरी बात अभी आपके समझ में आए, बाद में भी समझ के हंस सकते हैं, लेकिन 2 लाइन बड़े अच्छा आ गई तो फिर बजा दो इसी बात में। हाँ, तो हम किसी का सामान रखते नहीं, लौटा देते। 2 लाइन सुनाता हूं। यूसुफ पठान की नजर विकेट से हटकर किसी लड़की पर जम जाती तो बेचारी सानिया मिर्जा इसे छोड़कर पाकिस्तान ही नहीं जाती। एक बार B4U की तरफ से पूरे देश को बधाई देता हूं विश्व कप जीतने के लिए। विश्व कप हमने जीता, लेकिन किस किस को कैसे हराया, 4 लाइन बड़ी कीमती लाइन सुनना। इस विश्व कप में सबसे पहले हमने हराया कालों को, उसके बाद गोरों को, और फिर हराया हरामखोरों को, और अंत में हरा दिया सीता माँ के चोरों को। बहुत पुरानी एक कहावत है, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। हमारे दादा बाबा आदम ने शादी की, ये गलती की, इसलिए हम भी ये गलती करते हैं। समाज में जो भी सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहता है वो शादी जरूर करता है। एक बार मेरी भी शादी हुई थी। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? क्या आपके यहाँ एक बार नहीं होती? हमारी एक बार हुई। हाँ, तो हमारी पत्नी ने बड़ी समझदारी का काम किया, हनीमून पे गई थी तो मुझे भी साथ ले गई थी। क्यों आपके यहाँ अकेले चले जाते हैं क्या? बड़े समझदार लोग हैं आप लोग। मगर हनीमून मनाने जहाँ गए हम बताते हैं इस देश का स्वर्ग है वो, और वो स्वर्ग है कश्मीर। जब से देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर हमें दे दो, कश्मीर हमें दे दो। क्यों दे दो? अरे कश्मीर लिया जाता है ना दिया जाता है, कश्मीर लिया जाता है ना दिया जाता है, बस कश्मीर में जाके हनीमून किया जाता है। हनीमून के लिए साहब हम भी एक बहुत बेहतरीन होटल में रुक गए। बाजू वाले कमरे में एक नया पेयर था, वो भी शादी करके ही आए थे हनीमून करने। पति अपनी पत्नी की तारीफ करने में लग गया, मैं समझ गया उसको निपटारा, मतलब गलत नहीं समझना, उसकी तारीफ कर रहा। जो रिदम शुरू किया उसने, बोला डार्लिंग तुम मेरी आत्मा की रोशनी हो, तुम मेरे दिमाग की रोशनी हो, तुम मेरे दिल की रोशनी हो, तुम मेरी जहन की रोशनी हो, तुम मेरी आँख की रोशनी हो, तुम मेरे परिवार की रोशनी हो, तुम मेरे शहर की रोशनी हो, तुम मेरे खानदान की रोशनी हो। मैंने खिड़की खोला और धीरे से बोला, रात के 3 बज गए हैं, रोशनी बंद कर दे। एक बार मैं एरोप्लेन से जा रहा था, आसमान में थे हम, लेकिन बाजू की सीट में एक नवाब साहब बैठे, वो भी कोई 90 साल के।
मैंने कहा नवाब साहब कहाँ जा रहे हैं? अमा खां भाई मियाँ हम लड़की देखने जा रहे हैं। और मैंने कहा आप लड़की देखने मतलब बहू को ढूंढने जा रहे हैं? बोले लाहौल वाला कुआर मियाँ हम अपनी बेगम को ढूंढने जा रहे हैं। भाई मैंने कहा बेगम मतलब आपकी शादी नहीं हुई? बोले दो हुई थी। मैंने कहा वो कहाँ है? बोले अब तो नहीं रही। मैंने कहा नहीं रही इसका मतलब आप बेवा हो गए? बोले यार खां बेवा तो औरतें होती हैं मियाँ, हम यतीम हो गए। और नवाब साहब मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी जो पहली अहलिया थी, पहली बीवी थी, वो कैसे मरी? क्या बताएं मियाँ, वो जहर खा के मर गई। और मैंने कहा दूसरी वाली? बोले जहर नहीं खा रही थी। उनको नवाब साहब ने निपटा दिए। तो मैंने कहा अब क्या इरादा है? बोले बेटा मैं तीसरी शादी करना चाहता हूँ, कोई अच्छी सी लड़की हो तो देख। मैंने कहा आप 90 साल के हैं, लड़की तो मिलेगी नहीं। नहीं बेटा कोई बेवा देख दे, 90 साल की देख दे। मैंने कहा नवाब साहब 90 साल की तो कोई खातून मिलेगी नहीं, 45 साल की दो चलेंगी। और नवाब साहब तो खुश हो गए, बोले बेटा तूने तबीयत खुश कर दिया। वैसे देख एक ही से करा, कोई बेवा भलाई हो चल जाएगी। मैंने कहा नवाब साहब ऐसी गलती मत करना, आप तो शादी कुंवारी से ही करना, 2-4 दिन में बेवा अपने आप हो जाएगी। नवाब साहब तो एरोप्लेन से ही कूद गए। आइए मैं 2 लाइन फिर बुजुर्गों पे सुनाता हूँ। कौन कहता है कि बुढ़ापे में जवानी नहीं होती, ये और बात है उन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती। दोस्तों बचपन में एक बहुत प्यारा शेर सुना था। किसी शायर ने कहा लिपट जाता हूँ माँ से मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से मौसी मुस्कुराती है, उर्दू में गजल सुनाता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। वैसे बहुत सारी भाषाएं हैं इस मुल्क में, लेकिन बहुत पहले एक संस्कृत भाषा बोली जाती थी। हमारी राष्ट्रीय भाषा थी संस्कृत। लोग द्वार पे लिखते थे अतिथि देवो भवा, मेहमान भगवान के समान होता है। बाद में हिंदी आई इस मुल्क में, लोगों ने स्वागतम लिखा। फिर उर्दू आई, लोगों ने खुश आमदीद लिखा। आपके आने से हमें खुशी हुई। फिर अंग्रेज आए, लोगों ने इंग्लिश में लिखा वेलकम। मगर अभी कौन सा दौर आया है समझ में नहीं आता। लोग गेट पे ही लिखते हैं कुत्तों से सावधान। समझ में नहीं आता कुत्ता कौन, अंदर लेटा है या बाहर बैठा है। दौर बदल गया, लोग बदल गए, भाषाएं बदल गई। लेकिन मुझे याद है कि एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा बेटा तमसो माँ ज्योतिर्गमय का क्या मतलब होता? अब संस्कृत तो अपने को भी नहीं आती, मगर माँ की रिदम पकड़ा और वहीं बोल दिया। जैसे ही माँ ने पूछी तमसो माँ ज्योतिर्गमय का क्या मतलब है, मैंने कहा माँ तुम सो जाओ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। मैं एक कवि सम्मेलन में साउथ गया, मद्रास, जिसको अब चेन्नई बोलते हैं। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, मैंने कहा पहले इसका नाम मद्रास था, मद्रास बोलते थे, आप लोगों ने इसका नाम चेन्नई क्यों किया? एक आदमी बोला जी हमारे यहाँ सब लुंगी पहनता है, उसमें चैन नहीं होता, इसका नाम हमने चेन्नई रख दिए। मैंने कहा मेरे को चैन है, तो बोले चुपचाप सो जाओ। मगर मैं वहाँ गया था कवि सम्मेलन में। ऑर्गेनाइजर ने कहा देखो भाईजान आपको संचालन करना है, यहाँ 9 लोग हैं, ये सब पढ़ेंगे, आप अनुवाद हिंदी में करके बताना। मैंने कहा कितने लोग हैं? बोले 9। इसमें 8 तो हिंदी के कवि हैं, 1 आर्यजात है। मैंने कहा ये आर्यजात क्या होता? बोले 8 हिंदी के, 1 संस्कृत का है। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है? बोले ये संस्कृत में कविता पढ़ेगा, आप हिंदी में बताना। मैं उनको पकड़ के पीछे ले गया स्टेज के। मैंने कहा ये बताओ सामने जितने लोग बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है, क्या इनको संस्कृत आती है? वो बोले नहीं। मैंने कहा तब तो बता देंगे। हाँ, इसमें खतरा ही काय का था, उनको भी नहीं आती, अपने को भी नहीं आती।
कॉन्फिडेंस से बात बोलेंगे, जो बोलेंगे सब समझेंगे हाँ यार अर्थ यही होता है। मैंने उस कवि को खड़े किया, कवि ने डायरी खोला, पहली लाइन पढ़ा, स्त्रियास् चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने थोड़ा सा कान लगाया, रिदम पकड़ा उसकी। उसने पढ़ा स्त्रियास् चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा ये कवि कह रहा है स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। उसने दूसरी लाइन पढ़ा, न जाना कि देवो कुतु मनुष्यम, न जाना कि देवो कुतु मनुष्यम। मैंने कहा ये कवि कह रहा है उसे देवता नहीं जान पाए, कुत्ता क्या जान पाएगा। तो अपन ऐसा भी काम चलाना पड़ता है, भाषाओं से हंसी आती है। मुझे तो याद है मेरे पड़ोस में एक साधु महाराज आए तंबूरा लेके। और सीधा पड़ोसन का दरवाजा खटखटा के बोले। अच्छा, मैं छत में खड़ा था, मैं कर रहा था ब्रश। सुबह सुबह मैंने कहा थी साधु महाराज आए। साधु महाराज ने दरवाजा खटखटाए और संस्कृत में बोले भिक्षा आम देही, भिक्षा आम देही। मेरी पड़ोसन निकल के आई। बड़े संस्कारी लोग हैं मेरे पड़ोसी। उस पड़ोसन ने बहुत सम्मान की, महाराज के चरण छूकर बोली महाराज ये गरम गरम पराठे लाई हूं, खा लो। महाराज ने सबसे पहले नकली दाढ़ी निकाल कर फेंका, फिर नकली मूंछ निकाल कर फेंका, फिर नकली बिग उतारा वो भी फेंका और लंबी हंसी लेकर बोले आह आह आह, बाली के तू धोखा खा गई, मैं भिखारी नहीं रावण हूं रावण, मैं भिखारी नहीं रावण हूं रावण। तो मेरी पड़ोसन ने भी उसको निपटाई। मैं भी जानती हूँ लक्ष्मण रेखा पार करके आई हूँ, मैं भी जानती हूँ लक्ष्मण रेखा पार करके आई हूँ, और मैं भी बता दूँ मैं सीता नहीं काम वाली बाई हूँ। अब तू अपना पावर दिखा, 200 किलो वजन है मेरा, उठा के बता। महाराज भी भागे। समाज में बहुत सारे लोग हैं दिलदार, दिलेर, मगर एक सबसे अच्छी जमात है कंजूसों की। मेरा एक दोस्त है इंटरनेशनल कंजूस, पूरी दुनिया में उससे बड़ा कंजूस नहीं मिलेगा। पिछले दिनों उसकी शादी हुई, हनीमून पर अकेले ही चला गया। बोले 2 टिकट कौन ले। इतना बड़ा कंजूस नहीं देखा। जब सड़क पे चलता है तो एक आंख बंद करके चलता है। मैंने कहा यार दूसरी आंख तो खोल ले। बोले जब एक से ही सब कुछ दिखता है दूसरी क्यों खोल। गजब का आदमी। पिछले दिनों मिल गया, बोले भाईजान नई कंघी खरीद के लाया हूं। मैंने कहा यार तेरे पास पिछले 25 साल से एक ही कंघी थी, ये नई कंघी लेने की क्या जरूरत। बोले भाईजान उसका दांता टूट गया था। अरे मैंने कहा एक ही टूटा था, अभी तो पूरी कंघी बाकी थी। बोला भाईजान आखिरी दांता बचा था वो भी टूट गया। बताओ वो एक दांते से भी कर लेता था। कितना कंजूस आदमी। वो चला गया हेयर सैलून। बोले भाई साहब रेट बताओ कटिंग के क्या रेट है। बोले 50 रुपए लगेंगे। अच्छा शेव बनानी है तो। बोले केवल 10 रुपया। उसने 10 का नोट दिया। बोले मेरे सर की शेविंग कर दो। कहीं से भी उसका बस एक ही मकसद है, पैसा बचाओ पैसा बचाओ। पिछले दिनों डिटॉल की बोतल लाया, वो हाथ से छूट गई, डिटॉल जमीन में बगर गया। हाँ उसने उंगली काट ली। बोले बेकार कौन खराब करे, इसका सदुपयोग करो। गजब का कंजूस। दुनिया के साथ कंजूसी करता है मगर अपने बेटों के साथ भी कंजूसी। एक दिन उसका बेटा आया, बोले पापा पापा मेरी दूर की नजर कमजोर हो गई है, पावर वाला चश्मा दिला दो। अब वो कंजूस आदमी 1-2 हजार का चश्मा कौन दिलाए। वो बच्चे को पकड़ के ले गया छत पे। वो छत पे खड़े होके बोला बेटा वो आसमान पे क्या दिख रहा है। बच्चा बोला पापा चांद दिख रहा है। 2 चमाट लगाया। बोले और कितनी दूर का देखेगा। ये दौर बाबाओं का दौर है और इस समय सबसे बड़े बाबा हैं रामदेव बाबा।
रामदेव बाबा ने कहा सुबह उठो ऑक्सीजन मिलता है, 9-10 बजे के बाद उठो तो सारे उनके भक्त लोग ऑक्सीजन चूस लेते हैं, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है। मैंने कहा बाबा जी सुबह उठने से क्या होगा? बोले बेटा फायदा होगा। बाबा जी की बातों में आके मैं 4 बजे ही उठ गया और सीधा गार्डन घूमने चला। रास्ते में 2 मोटरसाइकिल में लुटेरे आए, मेरा पर्स छीन के ले गए। बाबा आपने कहा था कि सुबह उठने से फायदा होता है। मैं सुबह उठा, मेरा पर्स छीन के ले गए। बोले बेटा मैंने कहा था जो पहले उठेगा उसको फायदा होगा, वो पहले उठे उनको फायदा होगा।